हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्रोटो सीरीज का 1.18 क्वेश्चन। दिस वन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। और उसके पीछे रीज़न क्या है पता है? इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें इसकी लैंग्वेज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें ये समझ नहीं आता कि हम यहाँ पे फिजिक्स के किन फंडे का यूज़ करें। तो चलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको याद होगा कि पुराने समय में म्यूजिक सुनने के लिए कैसेट्स आया करती थी और उन कैसेट्स पे ऐसे टेप बाइंड हुआ करते थे। तो जब हम म्यूजिक स्टार्ट करते थे तो वो जो कैसेट हुआ करती थी, उस कैसेट के अंदर वो टेप इस तरीके से रोल करता था, जिसकी वजह से वो टेप धीरे धीरे अनबाइंड होता चला जाता था और इसकी वजह से उसका जो रेडियस होता था टेप का वो कम होता चला जाता था। आप इस बात को ऐसे भी फील कर सकते हैं अगर आपने कभी कैसेट्स नहीं देखी हैं। जैसे आप सेलो टेप लेकर के आते हैं तो आपने शुरुआत में देखा होगा कि उस सेलो टेप का जो रेडियस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जब हम उस सेलो टेप को रेगुलरली यूज़ करते रहते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि उसका जो रेडियस है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो ये गिवन क्वेश्चन उसी फंडे पे बेस्ड है। यहाँ पर आपसे बोला गया कि उस टेप का पहले जब रेडियस आर था तो आर से r/2 होने में जो टाइम लगता है ना, दिस टाइम इज 20 मिनट। ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है भाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस r/2 का भी हाफ, मतलब r/2 का हाफ आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज r/4। ये होने में आपको यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? ठीक, लेट अस एज्यूम कि यार यहाँ पर ये जो टेप अनबाइंड हो रहा है ना, इसकी थिकनेस d है और सपोज पहले 20 मिनट में जब इसका रेडियस r से r/2 हुआ ना, इतनी देर में सपोज कैसेट का L1 लेंथ जो है ना वो अनबाइंड हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये लेंथ L1 अनबाइंड हुआ तो ये वाला एरिया बताइए क्या होगा? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एरिया होगा लेंथ इंटू दिस थिकनेस। तो मैं उस लेंथ को L1 मान लेता हूं और थिकनेस हमें D दी हुई है। ठीक, लेकिन यार इस एरिया को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि ये एरिया एक्चुअली इस टैप में से ही तो कम हो रहा है। तो आपको यार एक बात समझ आ रही है कि पहले रेडियस r था, बाद में रेडियस r/2 हुआ, तो ये इतना एरिया कम हो गया। तो इस एरिया को देर इज ऑल्सो अनदर वे टू राइट डाउन। वो क्या होगा हमारे सामने? पाई r स्क्वायर माइनस r/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने पाई r स्क्वायर इंटू 1 - 1/4। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा? 3 πr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? अब सिमिलर सेम स्टेप मैं दोबारा से रिपीट करने वाला हूँ, लेकिन इस बार मैं रिपीट करूंगा r/2 से r/4। जब इस टेप का रेडियस r/2 से r/4 हुआ, सपोज उस समय इस टेप की वो लेंथ जो अनबाइंड हुई है वो L2 है। तो बताइए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को आप किस तरीके से लिखेंगे? L2 मल्टीप्लाइड बाई D, दिस इज अ थिकनेस, और ये वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे? पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी इनिशियल आपका r/2 होगा और r/2 से अब कहां तक गया? r/4 तक, तो माइनस r/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे आप पाई r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर एक्सप्रेशन में आएगा 1/4 माइनस 1/16। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी, एलसीएम लेते हैं तो 16, तो 4 - 1 दिस इज 3 πr स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा, अभी तक आपने देखा होगा मैंने यार यहाँ पे कोई भी फिजिक्स के फंडे यूज नहीं किए, ऐसा कोई भी प्रिंसिपल या लॉ यूज नहीं किया है। ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। मैंने कहा एरिया को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इस तरीके से लिखिए इन टर्म्स ऑफ रेडियस, या उसी चीज को मैं लेंथ इंटू विड्थ लिख सकता हूँ। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, जब यहाँ पर ये टेप अनबाइंड हो रहा होता है उस समय आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सरफेस का जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट का एक्चुअली जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता। कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि उसका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है, नहीं, टेप का स्पीड कांस्टेंट होता है। अब मैं इस बात को जस्टिफाई जरूर कर सकता हूं कि ऐसा क्यों होता है, अगर आपको नहीं पता तो देखिए, लेट अस अज्यूम, आपकी बात मान लेते हैं कि सर जब टेप घूम रहा है ना तो उसका ओमेगा चेंज नहीं होता। तो अगर तुम्हारे हिसाब से मैं मानूं तो मैं कहूंगा v बराबर r ओमेगा, और आपको पता है कि जो r है रेडियस वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यस और नो? आपने कहा ओमेगा कांस्टेंट है,
तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि जो टेप यहाँ पे अनरोल हो रहा है उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। और जब उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी तो एक बात समझ में आ रही है कि उस गिवन इंटरवल में, किसी टी टाइम के गिवन इंटरवल में जो लेंथ अनरोल होगी वो शुरुआत में ज़्यादा होगी और बाद में कम होगी, क्योंकि शुरुआत में रेडियस ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा आ जाएगी। तो इसका मतलब धीरे 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 उस गिवन इंटरवल में, मान लीजिए वो गिवन इंटरवल आपका 10 सेकेंड है, तो पहले इनिशियली 10 सेकेंड में ज़्यादा टेप अनरोल हो जाएगा या अनबाइंड हो जाएगा, लेकिन बाद में उस 10 सेकंड में कम रोल अनबाइंड हो पाएगा, क्योंकि आपके हिसाब से चले ओमेगा को कांस्टेंट मानते हुए तो v बराबर आर ओमेगा से आप समझ पा रहे हैं ओमेगा कांस्टेंट आर कम हो रहा है तो लगातार स्पीड कम होती जाएगी। तो इसका मतलब हम ये कह पाएंगे कि धीरे धीरे जो गाना हमें सुनाई दे रहा है, जिस म्यूजिक को हम सुन रहे हैं, उस म्यूजिक की स्पीड कम होती चली जाएगी, क्योंकि पहले इनिशियली 10 सेकंड में ज्यादा अनबाइंड हुआ लेकिन बाद में वो 10 सेकंड में कम अनबाइंड हुआ। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। आप जो गाने को सुन रहे होते हो, क्या ऐसा होता है कि शुरुआत में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती चली जाती है? ऐसा नहीं होता। हमें वो उसी कांस्टेंट स्पीड पे सुनाई देता है। और उसके पीछे रीज़न पता है क्या है? एक्चुअली में जो पॉइंट है, जो टेप अनबाइंड हो रहा है, उसकी ये जो स्पीड है ना, ये स्पीड ये कांस्टेंट होती है। मतलब ओमेगा लगातार चेंज होता रहता है। मतलब आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि v बराबर जब आप आर ओमेगा लिखते हैं तो यहाँ पर बेटा ये v कांस्टेंट है, समझे? और जब आपका आर कम होता चला जाएगा ना तो ये ओमेगा इंक्रीज होता जाएगा, सो दैट कि वो रेडियस जो कम हो रहा है उसको कंपेंसेट कर पाए। आई होप मेरी ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो बस अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे जो आपने L1 लेंथ लिखी है, इस L1 लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस L1 लेंथ को लिख सकता हूँ v इंटू टी, और t की वैल्यू आपको पता है दैट इज 20। इनिशियली आपको दिया हुआ है ना कि रेडियस जब r से r/2 हुआ तो 20 मिनट्स लगे। सिमिलरली यहाँ पे जब मैं आपसे पूछूं L2 क्या होगा, तो L2 इज लेंथ, इसको क्या लिखेंगे? देखिए स्पीड इस बार भी v रहेगी इंटू मल्टीप्लाइड बाय t। तो देखिए यहाँ पे L1 और L2 को आप इनसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, इसे मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करिए, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि बेसिकली हमें यहाँ पे t की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ये टर्म बनेगा यहाँ पे t/20 इज इक्वल टू 3πr² डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 3πr² डिवाइडेड बाय 4। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यू आती है आपके सामने 4, हाँ सॉरी 4 नहीं, 4/16, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी आपके सामने 1/4। अगर ये वैल्यू 1/4 है तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं t की वैल्यू यहाँ पर आती है 20 डिवाइडेड बाय 4, मतलब दिस इज 5 मिनट्स। मतलब r/2 से r/4 तक जाने में अब जो समय लगेगा ना, वो अब आपका पुराने वाले का भी 1/4 हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप खुद ऑब्जर्व करिए कि इस बार जो आपका एरिया है ना, वो पहले के कंपैरिजन में 1/4 कम अनबाइंड हुआ है, इसलिए आपका आंसर 5 मिनट होगा। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और मैं आपको कहूँगा कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं इनको अप्रोच कैसे किया गया ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो सबसे चैलेंजिंग स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा, वो यही होगा कि हाउ टू थिंक। तो प्लीज़ एक बार इस सॉल्यूशन को दोबारा से देखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा। आई हैव tried to explain each and every concept briefly. Okay, thank you so much। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्रोटो के जो सीरीज़ चल रही है ये आपकी हेल्प कर रही है या नहीं।